क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में सुर्खियों में रहे दो शब्द डेल्टा और कप्पा किसके नाम है? 2 जून को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? हाल ही में पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सचिव कौन बने? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 2 जून 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट है यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सुर्खियों में रहे डेल्टा और कप्पा किसके नाम है? सुर्खियों में रहे डेल्टा और कप्पा कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के नाम है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। और यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि सुर्खियों में रहे डेल्टा और कप्पा किसके नाम है? कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के नाम है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। और दोस्तों यह नए नाम से जुड़े हुए और भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि भारत में मिले कोरोना वायरस वेरिएंट को डेल्टा और कप्पा नाम किसने दिया? तो डेल्टा और कप्पा नाम WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है। और कोरोना वायरस वेरिएंट का नामकरण करने का कारण क्या है? कोरोना के अलग अलग वेरिएंट को देशों के नाम के साथ जोड़ने को लेकर विवाद हो रहा था और हमारे भारत देश ने भी विरोध दर्ज किया था और WHO ने सोचा कि किसी नाम को जोड़ दिया जाए और इसीलिए कोरोना वायरस के नए वेरिएंट का नाम दिया गया है डेल्टा और कप्पा। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ग्रीक अल्फाबेट्स के आधार पर दुनिया के दूसरे देशों में मिले वेरिएंट का भी नामकरण किया है, लेकिन भारत में मिले यह कोरोना वायरस के वेरिएंट का नामकरण किया गया है। तो यह बात भी याद रख लीजिए कि भारत में पहली बार मिले कोरोना वायरस के B.1.617.2 वेरिएंट को नया नाम क्या दिया गया है? डेल्टा। और भारत में मिले एक नए वेरिएंट B.1.617.1 का नया नाम क्या दिया गया है? तो कप्पा। तो यह हमारे भारत देश में दो जो कोविड-19 के वेरिएंट मिले हैं उनके नए नाम है डेल्टा और कप्पा। और नामकरण किसने किया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। और कोरोना के इन स्वरूपों की पहचान सबसे पहले अक्टूबर 2020 में भारत में हुई थी। और यहां जब नामकरण किए हैं WHO ने, तो WHO के बारे में मैंने आपको कई बार बताया, आपको याद है? तो मेरे साथ साथ बोलिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक आनुषंगिक इकाई है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को। और इसीलिए प्रतिवर्ष दोस्तों WHO 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाता है। क्या? विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य कंट्री कितने हैं? 193। WHO का उद्देश्य क्या है? विश्व के लोगों के स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा करना। और मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है। और WHO का भारत में भी एक कार्यालय है। कहां पर है? तो दिल्ली में। तो भारत भी इसका सदस्य देश है और भारत की राजधानी दिल्ली में इसका भारतीय मुख्यालय स्थित है। तो यह बात भी हमें याद रख लेनी चाहिए। और दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन, हशमतुल्लाह शाहिदी किस देश की क्रिकेट टीम के नए कप्तान बने? अफगानिस्तान देश की क्रिकेट टीम के नए कप्तान बन गए हैं हशमतुल्लाह शाहिदी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, अफगानिस्तान के नए कप्तान। इमेज में आप देख सकते हैं, नाम है हशमतुल्लाह शाहिदी। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने असगर अफगान को कप्तानी से हटाकर हशमतुल्लाह शाहिदी को टीम का नया वनडे और टेस्ट कप्तान नियुक्त किया है। और जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टेस्ट में मिली हार के बाद बोर्ड ने यह फैसला लिया कि असगर अफगान को कप्तान से हटाया गया और हशमतुल्लाह शाहिदी को अफगानिस्तान की वनडे और टेस्ट टीम के कप्तान बनाए गए हैं। और बाएं हाथ के बल्लेबाज हशमतुल्लाह शाहिदी को नया टेस्ट और वनडे कप्तान चुना गया, जबकि रहमत शाह उप कप्तान होंगे। कौन?
रहमत शाह उप कप्तान होंगे और बोर्ड ने T20 कप्तान का नाम अभी तय नहीं किया है। यानी कि हमें याद रख लेना चाहिए कि हशमतुल्लाह शाहिदी दोस्तों अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के नए कप्तान बन गए हैं। और यहां बात करते हैं अफगानिस्तान की, तो दो क्वेश्चन को लेकर दोस्तों अफगानिस्तान हाल ही में करंट अफेयर में रहा था। वो दो क्वेश्चन कौन से थे? हाल ही में विनेश कालरा का निधन हो गया, वे किस देश में भारत के महावाणिज्य दूत थे? इमेज में आप देख सकते हैं विनेश कालरा का निधन हो गया, वो अफगानिस्तान देश में भारत के महावाणिज्य दूत थे। और यह क्वेश्चन भी मैंने आपको पिछले मंथ में बताया था। और यह बात भी याद रख लीजिए कि भारत ने शाहतूत बांध निर्माण परियोजना के मामले में किस देश के साथ समझौता किया है? तो शाहतूत बांध निर्माण परियोजना के मामले में भारत देश ने अफगानिस्तान देश के साथ समझौता किया है। तीसरा क्वेश्चन, 2 जून को किसने अपना स्थापना दिवस मनाया? दोस्तों आज ही है 2 जून और 2 जून को प्रति वर्ष तेलंगाना राज्य अपना स्थापना दिवस मनाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है तेलंगाना। और यह कौन सा राज्य है? कर्नाटक, यह है केरल और यह है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में से यह तेलंगाना राज्य का गठन किया गया 2 जून 2014 को। यानी कि इसीलिए प्रतिवर्ष 2 जून को तेलंगाना अपना स्थापना दिवस मनाता है। तो 3 क्वेश्चन बन सकते हैं तेलंगाना राज्य से जुड़े हुए। तेलंगाना राज्य के गठन का प्रस्ताव किसके कार्यकाल के दोनों सदनों में वर्ष 2013 में लाया गया था? तो तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 2013 में हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री थे। तब तेलंगाना राज्य के गठन का प्रस्ताव दोनों संसदों में वर्ष 2013 में लाया गया था। और तेलंगाना राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? के चंद्रशेखर राव, जो कि वर्तमान में भी तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री है। और तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव। लेकिन तेलंगाना राज्य के पहले राज्यपाल कौन बने थे? यह हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तेलंगाना राज्य के पहले राज्यपाल का नाम है ESL नरसिम्हन, जो इमेज में आप देख सकते हैं। और किस राज्य के तेलिया रुमाल को GI टैग प्रदान किया गया है? इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों, GI टैग प्रदान किया गया है तेलिया रुमाल को, और तेलिया रुमाल है तेलंगाना राज्य का। विथ इमेजेस में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि आपको लंबे समय तक याद भी रहे। और बात करते हैं तेलंगाना की, तो यहां आप मैप में देखिए दोस्तों, आंध्र प्रदेश में से अलग हुआ यह तेलंगाना। गठन कब हुआ? 2 जून 2014 को। और तेलंगाना की कैपिटल का नाम है हैदराबाद। और तेलंगाना की वर्तमान राज्यपाल है तमिलिसाई सौंदरराजन, जो कि वर्तमान में दोस्तों पुदुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर भी है। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना की आधिकारिक भाषा है तेलुगु। तो इतने फैक्ट आप याद रख लीजिए दोस्तों। अच्छा लग रहा है? वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव कौन बने? तो पहले तो मैप में देखिए, यह है वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल में हाल ही में चुनाव संपन्न हुआ और पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सचिव बन गए हैं हरि कृष्ण द्विवेदी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है हरि कृष्ण द्विवेदी। लेकिन हरि कृष्ण द्विवेदी किसका स्थान लेंगे? अलापन बंदोपाध्याय का स्थान लेंगे। तो यह बात भी हमें याद रख लेनी चाहिए कि पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव बन गए हैं हरि कृष्ण द्विवेदी। केंद्र सरकार से टकराव के बीच बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने अपना मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय को रिटायरमेंट दे दिया है और उन्हें अपना मुख्य सलाहकार बना लिया है। यानी कि ममता बनर्जी का मुख्य सलाहकार अब बन गए हैं अलापन बंदोपाध्याय, जो पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव थे। और पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सचिव बन गए हैं हरि कृष्ण द्विवेदी। यह है हरि कृष्ण द्विवेदी। तो देखो, ममता बनर्जी ने 1988 बैच के IAS अधिकारी हरि कृष्ण द्विवेदी को मुख्य सचिव बना दिया है। अब तक द्विवेदी बंगाल के होम सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रहे थे। यानी कि पश्चिम बंगाल का होम सेक्रेटरी पद भी रिक्त हो गया है। तो होम सेक्रेटरी कौन बन गए हैं? BP गोपालिका। इमेज में आप देख सकते हैं। हरि कृष्ण द्विवेदी किसकी जगह लेंगे? अलापन बंदोपाध्याय की जगह लेंगे। यह है हरि कृष्ण द्विवेदी। हरि कृष्ण द्विवेदी अलापन बंदोपाध्याय की जगह लेंगे। और पश्चिम बंगाल का होम सेक्रेटरी किसको बनाया गया है? BP गोपालिका को बनाया गया है। और दोस्तों क्वेश्चन में मैंने आपके सामने जो ऑप्शन रखे थे, इनमें एक नाम था सुखदेव सिंह।
तो सुखदेव सिंह झारखंड के वर्तमान मुख्य सचिव है। और एक ऑप्शन रखा था जी.आर. अलोरिया, जी.आर. अलोरिया गुजरात के मुख्य सचिव है। तो यह बात भी याद रख लीजिए, गुजरात के मुख्य सचिव है जी.आर. अलोरिया और सुखदेव सिंह झारखंड के मुख्य सचिव है। अच्छा लगा? ओके दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत के किस राज्य में सबसे पहले मानसून की शुरुआत होती है? तो हम सबको पता है कि भारत देश में सबसे पहले मानसून की शुरुआत होती है केरल राज्य में, और यहां से आगे बढ़ते हुए गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात और तकरीबन एक माह में पूरे भारत देश में मानसून की सीजन शुरू हो जाती है। तो भारत में किस राज्य से सबसे पहले मानसून की शुरुआत होती है? केरल राज्य से। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, केरल राज्य। और हमारे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अनुमान लगाया है कि 3 जून से केरल में बारिश शुरू हो जाएगी, और इसीलिए दोस्तों यह क्वेश्चन करंट अफेयर में आया है। तो यहाँ मानसून से जुड़े हुए बहुत से क्वेश्चन आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं। देखो, अरब सागर से आने वाले मानसून सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करते हैं? सबसे पहले मानसून दस्तक देता है केरल राज्य में। और दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? केरल राज्य में। और भारत के किस राज्य में दक्षिणी पश्चिम मानसून अधिक वर्षा नहीं होती है? तो तमिलनाडु में, क्योंकि तमिलनाडु में यह जो दक्षिणी पश्चिम मानसून से अधिक बारिश नहीं होती है, लेकिन उत्तर पश्चिमी मानसून से अधिक बारिश होती है। और भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? तो अल मसूदी। क्या नाम है? अल मसूदी ने भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किया था। और भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है भारत देश की। और यहाँ आप देख सकते हैं बच्चे हैं वो बारिश का आनंद उठा रहे हैं। किस राज्य की बात है? केरल राज्य की। और भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो यहाँ मैप में देखिए कि यहाँ भारत देश में सबसे अधिक बारिश यहाँ मेघालय में और यह पश्चिमी घाट में यहाँ पर होती है। और यहाँ मेघालय राज्य में मौसिनराम और दूसरा है चेरापूंजी, यहाँ दोनों स्थान पर सबसे अधिक बारिश होती है। तो यह क्वेश्चन भी याद रख लीजिए कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिनराम में। और मानसून किस भाषा का शब्द है? मानसून है वो अरबी भाषा का शब्द है, यह बात भी याद रख लीजिए। ओके, और यहाँ मैप के जरिए ही आप समझ लीजिए कि उच्च वर्षा वाले भारत के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो भारत में 3 महत्वपूर्ण स्थान है जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, जो निम्न है। पहला है पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढलान, यानी कि यह है पश्चिमी घाट, और पश्चिमी घाट का यह पश्चिमी ढलान है, यहाँ पर सबसे अधिक बारिश होती है। दूसरा स्थान है उत्तरी पूर्वी भारत, यानी कि त्रिपुरा व मिजोरम को छोड़कर, यानी कि त्रिपुरा व मिजोरम को छोड़कर यह जो उत्तरी पूर्वी भारत है यहाँ पर अधिक बारिश होती है। और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, तो यहाँ पर भी अधिक बारिश होती है। लेकिन भारत में ऐसे कौन से क्षेत्र है जहां पर अल्प वर्षा होती है? तो यहाँ मैप में देखिए, उत्तरी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब हरियाणा का दक्षिणी भाग, यानी कि यह है उत्तरी गुजरात, यह है पश्चिमी राजस्थान, और यहाँ पर पंजाब हरियाणा का जो दक्षिणी भाग है यहाँ पर कम बारिश होती है। और पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग, यानी कि यहाँ पर यह पश्चिमी घाट, यहाँ का जो यह पूर्वी भाग है यहाँ पर भी कम बारिश होती है। और लद्दाख का मरुस्थलीय भाग, तो यह है लद्दाख का मरुस्थलीय भाग, तो भारत के यह क्षेत्र है जहां पर अल्प वर्षा होती है। छठा क्वेश्चन, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का विस्तार किसने किया है? मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का विस्तार हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड सरकार की यह मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के बारे में मैंने आपको 24 मई को बताया था, और हाल ही में इस योजना का विस्तार किया है उत्तराखंड सरकार ने। यहां पर पढ़ो, उत्तराखंड सरकार बेसहारा बच्चों का बनेगी सहारा। कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों की मदद हेतु मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना लेकर आई है उत्तराखंड सरकार। और कौन से लाभ मिलेंगे? तो 21 वर्ष होने तक बच्चों के भरण पोषण, शिक्षा एवं रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। प्रति माह दिया जाएगा ₹3000 भरण पोषण भत्ता, और सरकारी नौकरियों में दिया जाएगा 5% आरक्षण, और बच्चों के वयस्क होने तक
किसी को भी पैतृक संपत्ति बेचने का नहीं होगा अधिकार। इसी तरह का दोस्तों मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत प्रावधान किया गया है। किस राज्य की है? उत्तराखंड की। उत्तराखंड में कोविड की वजह से अनाथ हुए बच्चों के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू की है। अभी तक इस योजना में माता पिता दोनों को खोने वाले बच्चों को शामिल किया गया था, लेकिन अब किसी एक को भी यानी कि माता या पिता को गंवाने वाले बच्चों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। उत्तराखंड में कोविड से माता या पिता में से किसी एक की मृत्यु हो जाने पर भी बच्चों को वात्सल्य योजना का लाभ मिलेगा और सरकार की ओर से इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है, जिसकी घोषणा भी कुछ ही दिनों में की जाएगी। और यहाँ हम बात करते हैं इसी योजना की, तो प्रदेश में कोविड की वजह से अनाथ हुए बच्चों को महीने में 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा बच्चों को राशन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसी तरह की घोषणा की गई है उत्तराखंड सरकार की ओर से। और उत्तराखंड के कुछ नए फैक्ट मैंने आपको बताए थे, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। उत्तराखंड की प्रथम महिला एवरेस्ट विजेता का नाम क्या है? बचेंद्री पाल। और उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल का नाम है सुरजीत सिंह बरनाला। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री है नित्यानंद स्वामी। और उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन बने थे? प्रकाश पंत। और भी मैं आज आपके सामने यह नए फैक्ट बताने जा रहा हूं कि उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बने थे? नारायण दत्त तिवारी। और प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष कौन बने थे? यशपाल आर्य। और उत्तराखंड व भारत की पहली एवरेस्ट विजेता महिला का नाम मैंने आपको बताया विथ इमेजेस, बचेंद्री पाल। और यहाँ मैप में देखिए कि यह उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया है। तो उत्तराखंड कब अपना स्थापना दिवस मनाता है? इसका आंसर आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। 7वां क्वेश्चन, भारतीय मुक्केबाज संजीत ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन से भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? यानी कि हमारे भारत देश के मुक्केबाज नाम है संजीत, और संजीत कुमार ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में दोस्तों 91 किग्रा में स्वर्ण पदक जीतकर हमारे देश का नाम रोशन किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 91 किलोग्राम। और यहाँ दोस्तों किसको हराकर यह गोल्ड मेडल जीता, वो भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो भारतीय मुक्केबाज संजीत फाइनल में किसको हराया है? भारतीय मुक्केबाज संजीत ने फाइनल में 5 बार के एशियन चैंपियन और रियो ओलंपिक में रजत पदक विजेता कजाकिस्तान के मुक्केबाज वासिली लेविट को हराया है। किसको? 5 बार के एशियन चैंपियन, रियो ओलंपिक में रजत पदक विजेता कजाकिस्तान के मुक्केबाज वासिली लिवेट को हराकर हमारे भारत के संजीत ने गोल्ड मेडल जीता है। तो हमारे चैनल की ओर से संजीत को कांग्रेचुलेशन। और दोस्तों हमारे भारत देश के मुक्केबाज अमित पंघाल ने 52 किग्रा भार वर्ग में रजत पदक जीता है। तो भारत के शिव थापा ने 64 किग्रा भार वर्ग में रजत पदक जीता है। तो यह बात भी याद रख लीजिए कि अमित पंघाल किस कैटेगरी से जुड़े हुए 52 किग्रा भार वर्ग में रजत पदक जीता है और शिव थापा ने 64 किग्रा भार वर्ग में रजत पदक दिलाया है भारत देश को। ओके, याद रख लिया, वेरी नाइस। 8वां क्वेश्चन, निम्न में से किस गांव की पंचायत के लोगों ने समुद्र तल से 8000 फीट की ऊंचाई पर झील का निर्माण किया है? वाह भाई वाह। हाल ही में बखोल पंचायत के लोगों ने समुद्र तल से लगभग 8000 फीट की ऊंचाई पर झील का निर्माण किया है और पानी की जो किल्लत थी इसको हाल ही में दूर किया है। तो इस पंचायत का नाम मत भूलिएगा, बखोल पंचायत, और वो किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। तो देखो इस झील को तकरीबन 8000 फीट की ऊंचाई पर इस झील का निर्माण गांव के लोगों ने किया है। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले की कोटखाई की बखोल पंचायत के लोगों ने जल संरक्षण के लिए एक अनूठी पहल की है। पानी की बावड़ियां सूखने लगी तो पंचायत के ठीक ऊपर कोटी जंगल में लोगों ने मिलकर 4 लाख लीटर की क्षमता की मानव निर्मित झील बना दी। कितने? 4 लाख लीटर की क्षमता वाली मानव निर्मित झील बना दी बखोल पंचायत के लोगों ने। और समुद्र तल से 8000 फीट की ऊंचाई पर झील के बनने से अब सूखी बावड़ियां फिर से पानी से लबालब हो गई है और यह झील लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।
और इन दिनों बच्चे झील में बोटिंग का मजा ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। यानी कि आपको भी बोटिंग का मजा लेना है तो आपको जाना है बखोल पंचायत। ओके, नवा क्वेश्चन, वज्र कवच नामक कीटाणु शोधन प्रणाली किसने विकसित की है? यह है वज्र कवच नामक कीटाणु शोधन प्रणाली और यह विकसित की है एक स्टार्टअप ने जिसका नाम है इंदिरा वाटर। जी हाँ, इंदिरा वाटर ने यह वज्र कवच नामक कीटाणु शोधन प्रणाली विकसित की है और कोविड-19 की इस महामारी में यह काफी मददरूप हो सकती है। तो कैसे मददरूप होगी? देखो, मुंबई स्थित स्टार्टअप इंदिरा वाटर द्वारा विकसित वज्र कवच कीटाणु शोधन प्रणाली व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी कि पीपीई किट, N95 मास्क, कोट, दस्ताने और गाउन से बीमारी पैदा करने वाले SARS-CoV-2 वायरस के किसी भी संभावित निशान को मिटा देती है यह नई प्रणाली जिसका नाम है वज्र। और किसने विकसित किया है? इंदिरा वाटर नामक दोस्तों एक स्टार्टअप ने इस प्रणाली को विकसित किया है और इस प्रकार यह प्रणाली स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले पीपीई किट और अन्य सामग्रियों के दोबारा उपयोग को संभव बनाती है। और इस प्रकार यह प्रणाली न केवल स्वास्थ्य कर्मियों को बल्कि जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट के उत्पादन में कमी लाकर हमारे पर्यावरण को भी सुरक्षित करने में मदद करती है। क्या? हमारे पर्यावरण को भी सुरक्षित करने में यह जो नई वज्र कवच प्रणाली है वो मदद करेगी। और वज्र कवच की परिकल्पना मार्च 2020 में देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान की गई थी। वज्र कवच का पीपीई का यूवी कीटाणु शोधन प्रणाली सुरुचिपूर्ण, उपयोगकर्ता के अनुकूल और सुविधाजनक है। यह प्रणाली 25 बिस्तरों वाले कोविड केयर सेंटर के लिए पर्याप्त है। यानी कि एक आपने वज्र कवच खरीद लिया है तो 25 बिस्तरों वाले कोविड केयर सेंटर के लिए यह पर्याप्त है। और इंदिरा वाटर क्या है? एक 20 सदस्यीय स्टार्टअप है जिसका मुख्य काम अपार्टमेंट, उद्योग, कारखानों आदि से निकलने वाले अपशिष्ट जल का शोधन और उसे कीटाणु रहित बनाना है। तो आपको इस स्टार्टअप का नाम नहीं भूलना है, नाम है इंदिरा वाटर। 10वां क्वेश्चन, स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ निम्न में से किस क्रिकेटर की पहली पुस्तक है? हमारे भारत के वर्तमान कोच रवि शास्त्री की यह पहली पुस्तक है जिसका नाम है स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, रवि शास्त्री। और इस किताब की फ्रंट पेज को भी इमेज में देख सकते हैं। क्या लिखा है? स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। और किसने लिखी है? रवि शास्त्री ने। तो क्रिकेट ऑलराउंडर, कमेंटेटर और कोच रवि शास्त्री अब अपना प्रकाशन शुरू कर रहे हैं। उन्होंने स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ नाम से अपनी पहली पुस्तक लिखी है और पुस्तक का प्रकाशन किसने किया है? हार्पर कॉलिंस इंडिया। किसने? हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा इस किताब का प्रकाशन किया जा रहा है। और आगे मैं आपको बताऊं तो इसके सहलेखक कौन है? अयाज मेनन। यह स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ इस किताब के सहलेखक का नाम है अयाज मेनन और यह 25 जून 2021 को रिलीज होने वाली है। कब रिलीज होगी? 25 जून को। और शास्त्री ने इस पुस्तक में दुनिया भर से मिले लगभग 60 असाधारण प्रतिभाओं के बारे में लिखा है जिन्होंने उन्हें प्रेरित किया है। और अब बात करते हैं दोस्तों 11वें क्वेश्चन की। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन के डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल के प्रमुख कौन होंगे? इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन के डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल के प्रमुख होंगे जस्टिस विक्रमजीत सेन। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, जस्टिस विक्रमजीत सेन। इमेज में आप देख सकते हैं, यह है जस्टिस विक्रमजीत सेन। जस्टिस विक्रमजीत सेन IBF यानी कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन की डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल के प्रमुख होंगे। और सर्वोच्च संस्था इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन यानी कि IBF का नाम बदलकर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन किया गया। तो यह बात भी हाल ही में करंट अफेयर में आई थी कि IBF का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? IBDF। और IBF का पूर्ण स्वरूप इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन और IBDF का पूर्ण स्वरूप इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन है। और आगे मैं आपको बताऊं तो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन द्वारा डिजिटल मीडिया से संबंधित सभी मामलों को संभालने के लिए एक नई पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी का निर्माण भी किया जाएगा। 12वां क्वेश्चन, पार्टनरिंग फॉर ग्रीन ग्रोथ
एंड द ग्लोबल गोल्स 2030 समिट का आयोजन किसने किया? इस समिट को शॉर्ट में P4G के नाम से भी जाना जाता है। P का मीनिंग है पार्टनरिंग और G का मीनिंग है ग्रीन, ग्रोथ, ग्लोबल गोल्स। यानी कि P4G समिट का आयोजन हाल ही में दक्षिण कोरिया ने किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, दक्षिण कोरिया। और दक्षिण कोरिया ने दोस्तों वर्चुअल तरीके से इस इवेंट को हाल ही में आयोजित किया है। तो दक्षिण कोरिया द्वारा वर्चुअली आयोजित किए गए जलवायु शिखर सम्मेलन में विश्व के नेताओं ने ज्यादा से ज्यादा एक्शन लेने और सभी देशों को एक स्वच्छ और हरित ग्रह बनाने की दिशा में वैश्विक अभियान में शामिल करने का आह्वान किया गया है। और इस समिट को आयोजित किया गया है दोस्तों सियोल से, जो कि दक्षिण कोरिया की कैपिटल का नाम है सियोल। तो सियोल बोले तो दक्षिण कोरिया की राजधानी। सियोल में P4G शिखर सम्मेलन 2021 के उद्घाटन के दिन संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने वीडियो संदेश के माध्यम से कहा, दुनिया को कोविड-19 को हराने, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने और जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए वैश्विक साझेदारी की आवश्यकता है। तो इसी तरह का जिक्र हमारे यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस ने किया है इस समिट में। और P4G शिखर सम्मेलन सरकारों, व्यापार, अंतरराष्ट्रीय संगठनों और नागरिक समाज को जोड़ने का एक मंच है जो हरित विकास और वैश्विक लक्ष्य 2030 के लिए भागीदारी के लिए एक साथ खड़ा है। और इसको आयोजित किया है दोस्तों साउथ कोरिया ने। और साउथ कोरिया, जिसकी बेसिक इंफॉर्मेशन हमें याद रख लेनी चाहिए कि साउथ कोरिया दुनिया की 12वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। और मैप में आप देख सकते हैं यह है साउथ कोरिया और इसके पास है नॉर्थ कोरिया और यहां से आगे बढ़ते हुए आ जाएगा चीन। और दक्षिण कोरिया की कैपिटल का नाम है सियोल। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का नाम है मून जे-इन और दक्षिण कोरिया की करेंसी है दक्षिण कोरियाई वॉन। इमेज में आप देख सकते हैं यह है दक्षिण कोरिया की करेंसी। ओके, और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का नाम मत भूलिएगा, मून जे-इन। और 13वां और लास्ट क्वेश्चन, सीबीडीटी अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेंगे? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सीबीडीटी का पूर्ण स्वरूप क्या होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। और सीबीडीटी अध्यक्ष के कर्तव्यों का अगले 3 महीने के लिए निर्वहन करेंगे जगन्नाथ महापात्र। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, जगन्नाथ महापात्र। हाल ही में सीबीडीटी के अध्यक्ष पीसी मोदी सेवानिवृत्त हुए और इसीलिए यह पद रिक्त हो गया था। इमेज में आप देख सकते हैं यह है पीसी मोदी और यह है जगन्नाथ महापात्र। सीबीडीटी अध्यक्ष पीसी मोदी सेवानिवृत्त हुए। सीबीडीटी सदस्य जगन्नाथ महापात्र 3 महीने के लिए अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। और यहाँ कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की बात आई तो 2 और पदाधिकारी करंट अफेयर में रहे, जैसा कि सीआईआई ने टाटा स्टील के सीईओ और एमडी टीवी नरेंद्रन को अपना नया अध्यक्ष चुना है। तो सीआईआई इसका पूर्ण स्वरूप क्या होता है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। और सीआईआई के नए अध्यक्ष बन गए हैं टीवी नरेंद्रन। तो यह बात भी याद रख लीजिए। और इनके साथ प्रफुल्ल खोड़ा पटेल भी करंट अफेयर में रहे हैं। अरब सागर का हीरा कहे जाने वाले शांत लक्षद्वीप में भी अब सियासी तूफान उठने लगा है। वजह है वहां के प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल द्वारा नए नियमों को लागू करना। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। निम्न में से कौन अगले महीने नैनो यूरिया बाजार में उतारेगी? अगले महीने फर्टिलाइजर्स कंपनी इफ्को नैनो यूरिया बाजार में उतारेगी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, इफ्को। लगभग सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर दिया है। इनमें से कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा तो वो है नरेश पी जादव, पारगी अनिल, पिंटू रमेश भाई, मेघा परमार, नीलेश खंडाला, हितेश सोलंकी। इन सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है इफ्को। HR हंसा, अनिल कुमार बोडत, अर्पिता सोलंकी, परमार खुशबू, विष्णु वर्मा, परेश वनकर, इन सभी दोस्तों का आंसर भी बिल्कुल सही है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर, पुराने गोवा में दूसरी फ्लोटिंग जेट्टी का उद्घाटन किसने किया? दोस्तों 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और आपको बताना है कि पुराने गोवा में दूसरी फ्लोटिंग जेट्टी का उद्घाटन किसने किया है। सही ऑप्शन चुन लिया
तो आंसर लिख दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।